आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डिशी जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ सार व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ के प्रमुख बिंदु। इतिहास। रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम एवं रोम की ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था। अफ्रीका के दासों का व्यापार अमेरिका में होता था। औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ। आधुनिक युग में WTO का गठन और आधुनिक युग में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक दो देशों के बीच और बहुपार्श्विक बहुत सारे देशों के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष है व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन और व्यापार की दिशा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधार। पहला आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होना। दूसरा, जनसंख्या कम या अधिक होना। तीसरा, देशों में आर्थिक विकास में अंतर होना। चौथा, व्यापारिक नीतियाँ, विदेशी निवेश की सीमाएं। और पांचवा, परिवहन। ये सभी कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारक हैं। पाठ सार। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के अंदर देश के विभिन्न भागों के बीच होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। अगला, नेक्स्ट, किसी देश को अन्य किसी देश से व्यापार करना जब आसान होता है तो वह उन देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की संज्ञा देते हैं। व्यापार के इतिहास के प्रारंभ में लोग मुद्राओं के स्थान पर वस्तु विनिमय करते थे। मुद्रा के आविष्कार ने व्यापार आसान कर दिया, किंतु वस्तु विनिमय आज भी आंशिक रूप से मौजूद है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के एक या कई कारण हो सकते हैं, जैसे दो राष्ट्रों में अलग अलग खनिजों का पाया जाना आदि। अगला कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की वस्तु का मूल्य, आयात निर्यात एवं किस देश से व्यापार किया गया है आदि महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों के मध्य सेवाओं को सुचारू रूप से करने के लिए एवं विवादों को निपटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ है। संबंधित देशों तथा संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गठित संगठन को व्यापार संगठन कहते हैं। आर्थिक विकास के लिए व्यापार करना आवश्यक है। यह आपसी संबंधों को मधुर बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए लाभदायक है, जिससे उत्पादन का उच्च स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों एवं वेतन का सामान्यीकरण एवं ज्ञान एवं संस्कृति का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक पहलू भी है। अन्य देशों पर निर्भरता, विकास का असमान स्तर, शोषण एवं युद्ध का कारण। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पतन कई प्रकार के होते हैं। प्रश्न 1, प्रादेशिक व्यापार समूह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, विश्व के वे देश जिनकी व्यापार संबंधी आवश्यकता एवं समस्याएं एक जैसी होती है, वह भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप है, एक व्यापार समूह का गठन करते हैं। इसे ही प्रादेशिक व्यापार समूह कहा जाता है, जैसे ओपेक, आसियान आदि। प्रश्न 2, जनसंख्या का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरह प्रभावित करता है? उत्तर, जनसंख्या के वृहद आकार के कारण कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद देश के अंदर ही खप जाते हैं। इसका बाह्य व्यापार कम हो जाता है। कभी कभी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात में वृद्धि की जाती है। जनसंख्या का जीवन स्तर भी व्यापार के मूल्य को निर्धारित करता है।
प्रश्न 3, व्यापार का परिणाम का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 5, पैकेट स्टेशन का एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, पैकेट स्टेशन छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। उदाहरण, इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। प्रश्न 5, विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली की परख कीजिए। उत्तर, ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निर्धारित करता है। दूसरा, यह सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। प्रश्न 5, विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली की परख कीजिए। उत्तर, ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निर्धारित करता है। 2, यह सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। प्रश्न 6, उस प्रादेशिक व्यापार समूह का नाम बताइए जिनका भारत सदस्य है। उत्तर, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रश्न 7, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का मुख्यालय कौन सा है। उत्तर, वियना। प्रश्न 8, डंप करने का क्या अर्थ है। उत्तर, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप कहते हैं। प्रश्न 9, व्यापार उदारीकरण के सकारात्मक पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है और लोगों को लाभ प्रदान करता है। प्रश्न 10, व्यापार संतुलन किस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक है। उत्तर, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है, जिससे प्राप्त लाभ देश की प्रगतिशील योजनाओं में व्यय किया जा सकता है। प्रश्न 11, समुद्री पतन की महत्ता किस प्रकार निर्धारित की जाती है। उत्तर, पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रश्न 12, संसार में जनजातीय समूहों में वस्तु विनिमय प्रणाली किस प्रकार प्रचलित है। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है, अर्थात सेवा या वस्तु के बदले में वस्तु ही दी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, व्यापार की आवश्यकता क्यों है अथवा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरह प्रभावित करती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, विश्व के सभी देशों में संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों दोनों स्तरों पर होती है। इसकी गुणवत्ता व मात्रा में भी अंतर होता है, इसलिए दो देशों के मध्य व्यापार की संभावना बढ़ती है। उदाहरण, प्रथम, भौगोलिक संरचना में अंतर के कारण किसी राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र से अलग कृषि फसल होती है। जैसे ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ से कॉफ़ी अन्य देशों को निर्यात की जाती है। दूसरा, खनिज भी असमान रूप से वितरित है। दक्षिण अफ्रीका से बहुमूल्य खनिज दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। जापान जैसा विकसित देश खनिजों का आयात करता है। तीसरा, जलवायु से उत्पन्न विविधता भी उत्पादन की विविधता को सुनिश्चित करती है, जो व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे ऊन का उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है, केला, रबड़, कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। प्रश्न 14, किसी देश के आर्थिक विकास की अवस्था का व्यापार से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1, देश के आर्थिक विकास की अवस्था से व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। 2, जब किसी देश का आर्थिक विकास उच्च होता है तो वहाँ निर्माण उद्योग, परिवहन, सूचना उद्योग आदि अत्यधिक विकसित हो जाते हैं। इस स्थिति में वह देश विनिर्मित वस्तुओं एवं मशीनरी एवं उच्च तकनीक का निर्यात करता है। तीसरा, आर्थिक विकास के अभाव में पिछड़े देश कृषि वस्तुओं व खनिजों का निर्यात करते हैं। प्रश्न 15, व्यापार संतुलन से क्या आशय है
व्यापार संतुलन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं या सेवाएं बेचता है यानी निर्यात करता है, या कुछ वस्तुओं या सेवाओं को अपने देश में मंगाता है यानी आयात करता है। इसी आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ऋणात्मक संतुलन, जब देश दूसरे देशों से वस्तुओं के खरीदने पर उस मूल्य से अधिक खर्च करता है जितना वह अपनी वस्तुओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। दूसरा, धनात्मक संतुलन, यदि निर्यात का मूल्य विक्रय मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो वह धनात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। प्रश्न 16, मुक्त व्यापार क्या है, इसके गुण एवं दोष बताइए। उत्तर, जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जिसे सीमा शुल्क खत्म करना, तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। गुण, घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। दोष, विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश अपने उत्पादों को उनके बाजारों में अधिक मात्रा में भेज देते हैं, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उनके अपने उद्योग बंद होने लगते हैं। प्रश्न 17, मार्ग पतन एवं आतर्पोपतन में क्या अंतर है। उत्तर, मार्ग पतन समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ पर जहाज ईंधन, जल एवं भोजन के लिए लंगर डालते हैं, जैसे होनोलुलु और सिंगापुर। आतर्पोपतन, इन पतनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है, एकत्रित की जाती हैं, वह अन्य देशों को भेज दी जाती है, जैसे यूरोप का रोस्टरडम एवं कोपेनहेगन। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, विश्लेषण कीजिए। उत्तर, पहला, व्यापार का परिमाण, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाओं को तोला नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का परिणाम के रूप में जाना जाता है। दूसरा है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन से अभिप्राय देशों द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन से है। जैसे पिछली शताब्दी के शुरू में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का आधिपत्य हो गया, अब सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा अगला है व्यापार की दिशा। पहले विकासशील देश कीमती वस्तुओं तथा शिल्पकला की वस्तुओं आदि का निर्यात करते थे। 19वीं शताब्दी में यूरोपियन देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। आज चीन तेजी से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रश्न 19, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याओं को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रमुख समस्याएं। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है अगर ये उत्पादन उच्च स्तर, वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों व वेतन का सामान्यीकरण प्रस्तुत करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता और विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिस्पर्धा की ओर उन्मुख होता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है। प्रश्न 20, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, द्विपार्श्विक व्यापार इस तरह के व्यापार में दो देश आपस में व्यापार करते हैं, जैसे क देश ख देश से कुछ कच्चे माल को खरीदता है और बदले में ख को कुछ अन्य सामग्री देता है। बहुपार्श्विक व्यापार, इसमें वही देश क ख देश के साथ साथ अन्य
अनेक देशों से भी व्यापार करता है। प्रश्न 21, उपनिवेशवाद एवं औद्योगिक क्रांति ने व्यापार के इतिहास को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर, उपनिवेशवाद ने कच्चे माल एवं दासों के व्यापार की शुरुआत की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अनाज, मांस, ऊन आदि जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ी, लेकिन उनका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम हो गया। औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया एवं उत्पादित माल को अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक प्रदेशों का महत्व कम हो गया तथा औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रश्न 22, विभिन्न आधार लेते हुए पतनों का वर्गीकरण दीजिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? उत्तर, पतनों का वर्गीकरण दिए गए उदाहरण मानचित्र से समझा जा सकता है। नीचे पतनों का वर्गीकरण। पहला है निपटाए गए वस्तु के आधार पर, औद्योगिक पतन, विस्तृत पतन और वाणिज्य पतन। अवस्थिति के आधार पर अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन। विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट स्टेशन पतन, आंत्रोपो पतन और नौसेना पतन। पतनों का महत्व। पतन व्यापार के लिए अत्यावश्यक है क्योंकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से ही किया जाता है। ये पतन निम्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्रथम, जहाज़ों के रुकने ठहरने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। दूसरा, वस्तुओं को लादने, उतारने एवं भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा, अत्याधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षकों, छोटी नौकाओं की सुविधाएं। चौथा, श्रम व प्रबंधकीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। और पांचवा, जहाज़ों के रखरखाव की व्यवस्था भी करते हैं। प्रश्न 23, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका विकसित एवं विकासशील देशों के लिए समान नहीं रही। इस कथन को उचित तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्या है? कुछ देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना क्यों की गई, स्पष्ट कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका उसकी आलोचना के साथ स्पष्ट कीजिए। आगे उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका उसकी आलोचना के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विश्व व्यापार संगठन की नींव गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के रूप में 1948 में पड़ी थी। 1995 में गेट का विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसकी भूमिका निम्नलिखित है। प्रथम, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। दूसरा, यह संगठन दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। आलोचना, डब्ल्यूटीओ की आलोचना। डब्ल्यूटीओ ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण धनी एवं गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। दूसरा, विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है। तीसरा, इस संगठन में केवल कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व है। चौथा, डब्ल्यूटीओ पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम और श्रमिकों के स्वास्थ्य व अधिकारों की उपेक्षा करता है। प्रश्न 24, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में आने के प्रमुख कारण क्या है? या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, स्पष्ट करें। या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निम्नलिखित आधारों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा, जनसंख्या के कारक। तो आगे उत्तर, विश्व के प्रत्येक देश एक या अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होते हैं। ये विशिष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। क्या क्या आधार? एक, पहला राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा आधार जनसंख्या का आकार। तीसरा, आर्थिक विकास की अवस्था। चौथा, विदेशी निवेश की सीमा। और पांचवा, परिवहन। इन सब का वर्णन आपको करना है। ये केवल संक्षेप में बताया है यहाँ पर। प्रश्न 25, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
किसी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति व संस्कृति को प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापारकर्ता देशों की राजनीति को भी प्रभावित करता है। जिस देश के व्यापारिक संबंध जिस देश से अधिक होते हैं उसका राजनीतिक प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भाषा, साहित्य, कला एवं अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण, भारतीय फिल्मों व साहित्य का विदेशों में प्रचार, विदेशी वस्तुओं व साहित्य आदि का भारत में प्रयोग। प्रश्न 26, विकासशील देशों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास तकनीकी ज्ञान व आवश्यक पूंजी का अभाव है। क्या निर्बाध गति से आता विदेशी निवेश इनके पिछड़ेपन को दूर कर सकता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विकासशील देशों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, परंतु इनके पास उनके अनुकूलतम व सक्षम उपयोग की कमी है। दूसरा, विदेशी तकनीकी व विदेशी निवेश इनकी इस विषय में सहायता तो अवश्य करेगा, परंतु इसकी कीमत आर्थिक रूप से निर्भरता के रूप में इन्हें चुकानी पड़ेगी। तीसरा, विकसित देश इन देशों की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करते हैं और आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।